हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हम आपको जीके जीएस का 3 वीडियो बता चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप सब वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न हो जाता है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। मतलब पूछ रहा है आपसे टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका अलकनंदा नदी, ऑप्शन बी है आपका भागीरथी नदी, ऑप्शन सी है आपका धौली गंगा, ऑप्शन डी है आपका मंदाकिनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी। आपसे पूछे कि भागीरथी नदी किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतवर्ष का सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। क्या प्रश्न पूछा है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश, विदर्भ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, क्या लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है आपका मंगलौर, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। चेन्नई में वर्षा होती है। तो कितना सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है कितना, 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितना होती है? तो आपको याद रखना है 40 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपका विनोबा भावे, ऑप्शन सी है आपका के एम मुंशी, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन है आपके वन महोत्सव के जन्मदाता? तो आपको याद रखना है के एम मुंशी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है के एम मुंशी। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। क्या प्रश्न पूछा है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः किस जगह पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका मालाबार तट पे, ऑप्शन बी है आपका सुंदरवन में, ऑप्शन सी है आपका कच्छ का रण, ऑप्शन डी है आपका दंड का रण। क्या है? दंड का रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में पाई जाती है। भारत का मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन ए है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा उत्पादक होता है? तो आपको याद रखना है तेंदू के पत्ते कहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम पूछते हैं कि तेंदू के पत्ते से क्या बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है क्या बनता है। तो आपका बीड़ी बनता है। वहीं पर आपसे पूछे बीड़ी कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है तेंदू के पत्ते में तंबाकू को लपेट कर बनाई जाती है। बीड़ी कैसी बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है तेंदू के पत्ते में जो तंबाकू होता है उसको लपेट कर बनाई जाती है बीड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी
क्रेस्टोसियम युग में दरारी उद्भेदन में निक्षेपित पदार्थों से बनी है। क्या लिखा है? क्रेस्टोसियम युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ऑप्शन ए है आपका लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन सी है आपका क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन डी है आपका बलुई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? तो आपको याद रखना है काली मिट्टी। वहीं पर आपसे पूछे कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है किस नाम से? तो आपको याद रखना है रेगुर के नाम से। रेगुर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है काली मिट्टी जो होती है उसको हम दूसरा नाम देते हैं रेगुर। वहीं पर आपसे पूछे कि जो काली मिट्टी होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आपका पोटास पाया जाता है। आपसे पूछे कि पोटास किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए। किस खेती के लिए? तो आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए। उसके बाद आपसे पूछे कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है एक तो हो गया आपका महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक हो जाता है, गुजरात हो जाता है आपका, और अंतिम वाला मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर तथा गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी होगी? तो ऑप्शन है आपका लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है आपका जलोढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है लेटराइट मिट्टी। जब ये लेटराइट मिट्टी कठोर होती है तो आपको याद रखना है ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और जब गीली हो जाती है तो आपको याद रखना है दही की तरह एकदम लिपलिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो लिपलिपी हो जाती है। आपसे पूछे कि लेटराइट मिट्टी कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है जो चट्टानें होती है उसके टूटने फूटने से बनता है। कौन सी मिट्टी? तो आपको याद रखना है लेटराइट मिट्टी। आपसे पूछे लेटराइट मिट्टी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो एक तो आपका लोहा पाया जाता है, एल्यूमीनियम पाया जाता है, चूना। कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो लोहा, एल्यूमीनियम, चूना पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत की प्रमुख, क्या लिखा है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन ए है आपका चावल, ऑप्शन बी है आपका गेहूँ, ऑप्शन सी है आपका गन्ना, ऑप्शन डी है आपका चना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चावल हो जाएगा। चावल की बात करें तो चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम देखते हैं कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाता है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपका केरल, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपके यहीं पश्चिम बंगाल में ही होता है। कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? गोल क्रांति। क्या है? गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी है आपका आलू उत्पादन से, ऑप्शन सी है आपका अंडा उत्पादन से, ऑप्शन डी है आपका शलजम उत्पादन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? आलू उत्पादन, जो कि गोल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है गोल क्रांति आलू से संबंधित है। वहीं पर आपसे पूछे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। अगर गोल क्रांति पूछे आपसे किस उत्पादन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है आलू उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको याद रखना है शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है?
नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? क्या प्रश्न पूछा है? नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए है आपका चाय, ऑप्शन बी है आपका रबड़, ऑप्शन सी है आपका कॉफ़ी, ऑप्शन डी है आपका इलायची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आपको याद रखना है कॉफ़ी। नीलगिरी पहाड़ी पे क्या उत्पादन किया जाता है, किसकी खेती की जाती है? तो आपको याद रखना है कॉफ़ी की। किसकी? कॉफ़ी की। अगला प्रश्न आपका क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बोई गई फसल को क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है? एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका रबी, ऑप्शन बी है आपका खरीफ, ऑप्शन सी है आपका वर्षा पुष्ट, ऑप्शन डी है आपका शुष्क खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खरीफ। कौन सा? तो आपको याद रखना है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बोई जाती है फसल, उसे क्या बोलते हैं? तो खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ। कब बोई जाती है? तो आपको याद रखना है कब बोई जाती है। एक तो जून में बोई जाती है या जुलाई में। कब? तो जून और जुलाई में बोई जाती है इसकी खरीफ की फसल। कब बोई जाती है खरीफ की फसल? तो आपको याद रखना है खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? क्या प्रश्न पूछा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है आपका बायोगैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है बायोगैस। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है बायोगैस। बायोगैस की बात करें तो बायोगैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन गैस आता है? तो आपको याद रखना है बायोगैस। कौन सा? बायोगैस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत की कुल ऊर्जा, क्या लिखा है? भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इसके सही क्रम लगाइए। क्या लिखा है? इनका सही क्रम आरोही क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है आपका कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी है आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन सी है आपका पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन डी है आपका पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो आपको याद रखना है कोयला हो जाएगा एक तो, उसके बाद पेट्रोलियम हो जाएगा, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद प्राकृतिक गैस। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए होगा सही। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है आपका जादूगोंडा, ऑप्शन बी है आपका बैलाडीला से, ऑप्शन सी है आपका लोहरदगा से, ऑप्शन डी है आपका अभ्रकी पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे पूछे कि लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ पर सबसे अच्छी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वैलाडीला से। कहाँ पर? वैलाडीला से। तो आपसे पूछे कि वैलाडीला कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। वहीं पर आपसे पूछे कि वैलाडीला की जो लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो लोहे की मात्रा वैलाडीला की खान से पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत के किस राज्य में, क्या लिखा है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? क्या पूछा है? सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पर है? ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल में। सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर? केरल में। वहीं पर आपसे पूछे कि थोरियम की खोज कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। कब हुई थी थोरियम की खोज सबसे पहले? तो आपको याद रखना है 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1828 में। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है केरल में। किस
राज्य में है? केरल में। अगर सबसे पहले अगर खोज की बात करें तो 1828 में। अगर पूछे कि सबसे बड़ा थोरियम कौन सा भंडार है तो आपको याद रखना केरल राज्य में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? असत्य और सत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपका खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है आपका मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन सी है आपका भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर से। तो खनिज तेल मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं तो मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये भी सही दिख रहा है आपका, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न। तो भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 कितना? 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? 2/3। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सत्य कथन हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी है आपका बिहार का। ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं क्वेश्चन को। तलचर प्रसिद्ध कोयला किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो तलचर प्रसिद्ध कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कब हुई थी और किस शहर में हुई थी? तो जिसको हम सूती वस्त्र के उद्योग के नाम से जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए है आपका मुंबई। ऑप्शन बी है आपका अहमदाबाद। ऑप्शन सी है आपका बड़ौदा। ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है कोलकाता। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में सूती वस्त्र सबसे पहले खोला गया था कब? तो आपको याद रखना है 1854 में। 1854 में सबसे पहला आपका कारखाना खोला गया था कब? तो आपको याद रखना है 1854 में कारखाना खोला गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभ कब किया गया था। तो आपको याद रखना है प्रारंभ किया गया था आपका 1856 में। और खोला अगर पूछे कि सबसे पहला कारखाना कब खोला गया था तो आपको याद रखना है 1854 में। और कहाँ खोला गया था तो आपको याद रखना है कोलकाता में। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है कोलकाता में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या प्रश्न पूछा है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका तेल शोधन उद्योग। ऑप्शन बी है आपका चमड़ा उद्योग। ऑप्शन सी है आपका लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन डी है आपका कागज उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो आपको याद रखना है जो बरौनी उद्योग है ये तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहीं पर कि बरौनी में जो तेल शोधन कारखाना है उसके पास में ही एक ताप शक्ति संयंत्र भी है। कौन सा है? तो ताप शक्ति संयंत्र भी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बरौनी में ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या लिखा है? जॉर्ज ऑकलैंड। क्या लिखा है? जॉर्ज ऑकलैंड में सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी? क्या प्रश्न दिया है? जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है आपका रिसरा में। ऑप्शन बी है आपका बजबज में। ऑप्शन सी है आपका टीटागढ़ में। ऑप्शन डी है आपका शिवपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? रिसरा में। कहाँ पर स्थापना किया गया था? तो आपको याद रखना है जूट का जो मिल की स्थापना है वो आपके रिसरा में किया गया था। कहाँ पर? रिसरा में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में जो जूट से बनी वस्तुएं होती हैं भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन जाता है। कौन बन जाता है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन जाता है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, आपका भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है आपका बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, चीनी का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को बोलते हैं चीनी का कटोरा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को। वहीं पर आपसे पूछे कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है किस देश को, तो आपको याद रखना है क्यूबा को। किस देश को, तो जो विश्व अगर पूछे तो आपको याद रखना है क्यूबा को। अगर भारत में पूछे तो भारत में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है। ऑप्शन ए है आपका 20%, ऑप्शन बी है आपका 40%, ऑप्शन सी है आपका 60%, ऑप्शन डी है आपका 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। कितना है आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना है, तो आपको याद रखना है 40%। कितना है, 40%। वहीं पर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 2%। कितना है, 2%। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई, क्या लिखा है, बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर थाने के बीच रही। तो किस समय चली थी, तो आपको याद रखना है किस समय। ऑप्शन ए दिया है आपका 16 अप्रैल 1851 को, ऑप्शन बी दिया है 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन सी दिया है 15 अगस्त 1853 को, ऑप्शन डी दिया है 15 अगस्त 1854 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब, तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 को। अब पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, किसके बीच चली थी, तो आपको याद रखना है मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच चली थी आपका पहला ट्रेन। और कितने किलोमीटर चली थी, तो आपको याद रखना है कितने, 34 किलोमीटर। कितना, तो 34 किलोमीटर सबसे पहले आपकी रेलगाड़ी चली थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्या प्रश्न पूछा है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन ए है आपका हुबली, ऑप्शन बी है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका मुंबई, ऑप्शन डी है आपका जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी मुंबई हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई में कौन कौन से जोन थे, 2। तो आपको याद रखना है मध्य मुंबई जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, जो कि भुसावल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो भुसावल में। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा कौन सा हो जाता है, पश्चिम मुंबई का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है बड़ोदरा में। कहाँ पर, बड़ोदरा में, जो कि कहाँ का मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है पश्चिम मुंबई का मुख्यालय है। और पहला कौन सा हो जाता है, तो मध्य मुंबई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भुसावल में। इसलिए आपका रेलवे जोन का मुख्यालय कितने हैं, तो आपको याद रखना है 2 हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन, क्या पूछा है, निर्माणाधीन है। ऑप्शन ए है आपका कोच्चि, ऑप्शन बी है आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी है आपका मोपा, ऑप्शन डी है आपका गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि में। कहाँ पर हुआ था सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थापना, तो आपको याद रखना है कोच्चि में। कहाँ पर, कोच्चि में। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है मार्मागाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है। क्या प्रश्न पूछा है, मार्मागाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका गोवा, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो किस राज्य में मार्मागाओ पत्तन स्थित है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
गोवा किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है गोवा में। मार्मागांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है गोवा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? सेतु समुद्रम, क्या लिखा है? सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका पाक खाड़ी और पाक जल संधि। ऑप्शन बी है आपका पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी है आपका कुमारी अंतरी और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी है आपका मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है सेतु समुद्रम परियोजना जो कि है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच जोड़ती, कहाँ पर जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना? तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी कहाँ पर जोड़ता है? तो आपको याद रखना है सेतु समुद्रम परियोजना किस जगह पे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका मुंडा जनजाति, क्या लिखा है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए है आपका बिहार। ऑप्शन बी है आपका झारखंड। ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो सबसे पहले प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए है आपका बिहार। ऑप्शन बी है आपका झारखंड। ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो सबसे पहले किस राज्य में पाई जाती है मुंडा जनजाति? तो सबसे पहले पाई जाती है एक तो आपका हो जाता है झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हो जाता है, उसके बाद बिहार में हो जाता है आपका, उसके बाद उड़ीसा में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ निवास करती है। तो बिहार में भी निवास करती है, उसके बाद उड़ीसा में भी, झारखंड में। तो आपका ऑप्शन सी कौन सा सही होगा? तो आपको याद रखना है प्रश्न में यहाँ क्या होना चाहिए था, मुंडा जनजाति कहाँ निवास नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कहाँ निवास नहीं करती है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। और बाकी जगह कहाँ कहाँ निवास करती हैं? तो आपको याद रखना है झारखंड में निवास करती हैं, उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो इन जगहों पर आपका मुंडा जनजाति पाई जाती है। कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और हम आपको बता दें कि अगर पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ।